हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हमारा क्या प्रोसीजर होता था, डोमेन देख लेते थे कि कहाँ से कहाँ तक होगी पहले। जी तो क्या इसकी डोमेन क्या हो सकती है, क्या ख्याल है? क्या कोई ऐसे नंबर्स हैं जो इसको रिजल्ट इस पे आपको रिजल्ट ना दें? जी कौन से नंबर्स हैं? कोई नंबर नहीं है। कोई नंबर नहीं है, डोमेन इसकी पूरी रियल लाइन ही होगी। सबसे पहले तो हम इसका लेते हैं डेरिवेटिव। y डैश क्या आएगा? 1/5 1/5 है। x की पावर x की पावर नेगेटिव 4/5। क्या ख्याल है? यही आएगा। जी तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? नेगेटिव -4/25 25। और इसमें से फिर x माइनस की करेंगे पावर तो कितना आ जाएगा? x की पावर -9/5। 5 -9/5। यही आएगा ना। तो इसको अगर हम तरतीब दें तो ये क्या बनता है? ये बनता है 1/5 x की पावर 4/5। ऐसा ही है। जी इसमें जीरो वाला हिस्सा तो है नहीं, ऐसा ही है। जी तो आपका डेरिवेटिव इन्फिनिटी हो सकता है जीरो पे। क्या ख्याल है? x विच इज इक्वल टू जी जीरो। तो अगर x विच इज इक्वल टू जीरो है तो इंटरवल्स हमारे बनेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी टू जीरो। ये हमने क्या इन्फिनिटी लाने के लिए किया है, 0 पुट किया है इसमें। x भाई, फंक्शन हमारा ये डेरिवेटिव हमारा जीरो तो हो नहीं सकता, ऐसा ही है ना। जी इन्फिनिटी हो सकता है, अगर हम x जीरो पुट कर दें, डिनोमिनेटर को जीरो कर दें तो फिर हमें जीरो मिलेगा। क्या ख्याल है? और 5 जीरो हो नहीं अच्छा सकता, ऐसे समझ लें 4⁵/0 विच इज जीरो पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या है? x विच इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि x की बार कुछ भी होगी तो उसका मतलब जीरो है। अच्छा यही बात है ना भाई। हमने जी क्रिटिकल पॉइंट बात की हुई है कि दो तरह के होते हैं, या डेरिवेटिव जीरो या डेरिवेटिव इन्फिनिटी। ऐसा ही है। जी डेरिवेटिव जीरो तो हो नहीं सकता, डेरिवेटिव इन्फिनिटी हो सकता है ना। मतलब यहाँ पर अगर जी हम x जीरो पुट करते हैं तो इन्फिनिटी आएगा, डिनोमिनेटर में अगर हम जीरो आ जाएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो 5 जीरो हो नहीं सकता, x की पावर 4/5 जीरो किया तो इट मीन्स दैट x खुद जीरो। ठीक है, जी हमारा एक पॉइंट निकला। अब हमने इंटरवल्स पॉइंट के हिसाब से बनाए तो ये पॉइंट हमारे इंटरवल बने। क्या ख्याल है? अच्छा ठीक है। अब डेरिवेटिव को चेक करो कि इससे पीछे का बिहेवियर, मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव इन्फिनिटी और जीरो के दरमियान कोई पॉइंट लो, पॉजिटिव देता है कि नेगेटिव देता है, बात करते हैं। जी अच्छा दे कोई नंबर। -1 -1। तो f डैश ऑफ -1 विच इज इक्वल टू 1/5 इंटू -1 की पावर 4/5। क्या ख्याल है? जी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर इवन है। पॉजिटिव इवन है। इवन ऑड है या इवन है ये डिसाइड करेगी ना। इवन है तो पॉजिटिव, ऑड है तो नेगेटिव। तो इवन। तो ओवरऑल अगर हम इसकी याद करें तो 1/5 इसका रिजल्ट आता है। हमें तो सिर्फ साइन से मतलब है। क्या ख्याल है? हमने तो सिर्फ साइन चेक करना है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ ना। जी अब जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान कोई पॉइंट लो, चेक करो क्या करेगा। एफ डैश आप वो ही वन कर लेते हैं। 1
तो क्या ख्याल है, क्या रिजल्ट आएगा? वही 1/5 पॉजिटिव का, पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग। एक ही क्रिटिकल पॉइंट था, एक ही पॉइंट था जहां पर डेरिवेटिव इंफिनिटी आ रहा था और उस पे भी साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं हुआ। तो क्या ख्याल है, इस पे क्या वैल्यू होगी? क्या होगी भाई? क्या? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे अगर आपसे ये पूछूं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से जीरो पे मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी, क्या कहोगे? क्या कहोगे? मैक्सिमम कोई भी मिनिमम सर मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम होगी। क्यों होगी मैक्सिमम, बताएं तो सही भाई। इस वजह से सर मैक्सिमम इस वजह से होगी। मैक्सिमम की कंडीशन क्या थी? नहीं होगी मैं कोई भी। कोई भी वैल्यू नहीं होगी, साइन चेंज ही नहीं हो रहा तो वैल्यू क्या होगी? जी। पीछे भी पॉजिटिव, आगे भी पॉजिटिव, पीछे भी इंक्रीजिंग, आगे भी इंक्रीजिंग, तो चेंज तो हुई नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव की तरफ आ जाएं तो सेकंड डेरिवेटिव में आप जीरो क्रिटिकल पॉइंट निकाला, इसमें पुट करो जरा, -4/25 और ये नीचे आ जाएगा ना, तो जीरो की पावर 9/5, तो ओवरऑल इंफिनिटी आ जाएगा। तो हमने कहा था कि अगर डेरिवेटिव जीरो आ जाए, इंफिनिटी आ जाए, तो वहां पर कोई वैल्यू नहीं होती है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से भी कोई वैल्यू नहीं आती, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से भी कोई वैल्यू नहीं आती है। इस पे मैक्सिमम नहीं, ना पॉजिटिव आंसर है ना नेगेटिव आंसर है, इंफिनिटी आ गया। क्या ख्याल है, जी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? जी आ रही तो है। जो पॉइंट हमने निकाला उस पॉइंट पे ना मैक्सिमम वैल्यू ना मिनिमम वैल्यू, सिंपल सी बात है, पीछे इंक्रीजिंग फंक्शन है, आगे भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, जी। तो इस पे कोई वैल्यू सर नहीं ये होगी। किस तरह क्या कह रहे हो? सर ये किस तरह पता चलेगा कि कोई मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं है और मिनिमम भी नहीं है? भाई रूल है आपका, दो डेरिवेटिव टेस्ट हमने पढ़ लिए हैं, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि जो क्रिटिकल पॉइंट से आपने, क्रिटिकल पॉइंट पे अगर साइन आपका पीछे पॉजिटिव आगे नेगेटिव है तो इस तरह का सिंबल बनता है, उस पे मैक्सिमम वैल्यू होती है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको ये कहता है, उसकी तीन कंडीशन है। मेरे लगता सर। है कि आप थोड़े काम नहीं कर रहे हो, सीधी सी बात है। अगर काम कर रहे हो तो जो सर पीछे वो हमने किया जी। सर वो स्टार्टिंग से नहीं, स्टार्टिंग से अगर क्लास रह जाए ना तो फिर वो कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना वो फिर रह जाते हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको बताता है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको बताता है कि कहां पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, कहां पर मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, जी। दो टेस्ट हमने पढ़े हैं, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। दोनों आपको एक्सट्रीम वैल्यूज के बारे में बताते हैं। और बताते कैसे हैं जी। कि जिस क्रिटिकल पॉइंट जो आपने डेरिवेटिव यहाँ पे जीरो या इन्फिनिटी आया है, उससे पीछे साइन डेरिवेटिव का क्या है और उससे आगे डेरिवेटिव का साइन क्या है, मतलब उससे पीछे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, आगे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर पीछे इंक्रीजिंग आगे डिक्रीजिंग है तो इस तरह का सिंबल बनता है, तो उस पर मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है। जी। दूसरा जी। केस ये है कि पीछे नेगेटिव और आगे पॉजिटिव आता है, तो फिर इस तरह का केस बनता है, उस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है। जी। तीसरा केस ये होता है कि अगर कुछ भी चेंज नहीं होता, ना पॉजिटिव से पॉजिटिव, आगे भी पॉजिटिव पीछे भी पॉजिटिव, आगे भी नेगेटिव पीछे भी नेगेटिव, दोनों केसेस में साइन चेंज नहीं होता, तो उस पर कोई वैल्यू नहीं होती, ना मैक्सिमम ना मिनिमम। ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तीन कंडीशंस हैं इसकी, तीन पार्ट्स, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, या कोई चेंज नहीं होती। इससे ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इससे आपको ये आइडिया होता है कि कहां पर मैक्सिमम होगी या कहां पर मिनिमम होगी। ठीक है। जी सर। उसके बाद आता है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको कहता है कि जो क्रिटिकल पॉइंट आपने वो निकाला है, उससे आप दूसरा डेरिवेटिव ले लो, मतलब उसका फिर से डेरिवेटिव ले लो, सेकंड डेरिवेटिव।
सेकंड डेरिवेटिव में जो क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाला है, जिस पॉइंट पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 था, वो पॉइंट उस फंक्शन में सेकंड डेरिवेटिव में पुट करो। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो फिर उस पे मिनिमम वैल्यू है, और अगर आंसर नेगेटिव आया तो उस पे मैक्सिमम वैल्यू। और अगर वो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 था, सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाए या अनडिफाइंड आ जाए, वहां पर कोई वैल्यू नहीं है। उसकी भी 3 कंडीशन है, सेकंड डेरिवेटिव की भी 3 कंडीशन है, ठीक है। और वो क्या है कि अगर उस क्रिटिकल पॉइंट पर आंसर पॉजिटिव आया तो डिक्रीजिंग, नेगेटिव आया तो इंक्रीजिंग, अगर 0 या इंफिनिटी आ गया तो कोई वैल्यू नहीं है। तो उससे हमें पता चलता है कि मैक्सिमम कहाँ पे है, मिनिमम कहाँ पे। क्या ख्याल है? जी सर। कुछ आइडिया हुआ? तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जी। हमारा 0 पॉइंट निकला है जिस पर हमारा डेरिवेटिव इंफिनिटी आ रहा है। 0 से डेरिवेटिव पीछे भी देखा, हमें पॉजिटिव मिला, मतलब इंक्रीजिंग मिला। 0 से आगे भी देखा, वहां पे भी हमें पॉजिटिव मिला, साइन चेंज नहीं हुआ, ना पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ, ना नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ, एक ही साइन रहा। तो एक ही साइन रहे तो वहां पर कोई वैल्यू नहीं होती, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से। अगर हम इस पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं तो सेकंड डेरिवेटिव में क्या है, सेकंड डेरिवेटिव ये है, इसमें अगर हम 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आंसर आता है। तो सेकंड डेरिवेटिव की तीसरी कंडीशन कि कोई आपका आंसर 0 आ जाए या इन्फिनिटी है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो वहां पर भी कोई वैल्यू नहीं होती। तो दोनों टेस्टों से यही पता चल रहा है कि आपका कोई नहीं, इस पे वैल्यू है ही नहीं। क्या ख्याल है? जी सर, समझ आ। जी सर। तो इस तरह से फिर काम नहीं बनेगा। आप थोड़ा मेहनत कर लें और काम रहता रहता बहुत ज्यादा रह जाएगा और कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। क्या ख्याल है? समझ में आ सर रही है वैसे बात? सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत है, या फिर जो मतलब लग रहे होंगे, मतलब ये हमें आते हैं और हम ये कर लेते हैं, इस तरह कर नहीं, लें क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन क्योंकि करने बहुत की ज्यादा। जरूरत नहीं है, मेथड समझ लें काफी है। जी। सर ये मेथड ज्यादा समझ है ना, लें। तो फिर। क्वेश्चन सारे नहीं करने, कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन सारे करने की, लेकिन जो उसके पीछे लॉजिक है, जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जी सर। बता रही समझ में? सभी क्वेश्चन करने से वो कोई फायदा नहीं है उसका। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और सारा काम आप नहीं कर पाओगे। जितना आपके पास टाइम है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर सकते। पूरी जी। एक्सरसाइज को सॉल्व करने बैठोगे तो भाई बस वही आपकी 2-4 एक्सरसाइज होंगी और आपके फाइनल आ जाएंगे। और ना ही इतना टाइम है कि आप सिर्फ मैथ पे बैठे रहें और इस पे बैठे रहें, एक सब्जेक्ट पे, कैलकुलस पे, बाकी छोड़ दें। आप कोई भी सब्जेक्ट हो ना, किसी भी किस्म का, तो उसमें हमेशा से हिंट लिया जाता है कि कौन टॉपिक क्या है और उसके रिलेटेड किस तरह के एग्जाम क्वेश्चन आ सकते हैं। सिर्फ टॉपिक को अच्छे से कवर किया जाता है, ठीक है ना? सो यहाँ पर जी। आप टॉपिक को कवर करें, टॉपिक के साथ साथ मतलब जो टेस्ट की, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहा था, उसमें वो है क्या, कैसे अप्लाई करना है, उसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इतनी सी कहानी है। और कहानी सिर्फ ये है कि भाई उसके उसके लिए उसको कैसे कैसे करना है, इसको कैसे, 2-3 एग्जाम्पल उसकी कर लें, 2-3 एग्जाम्पल इसकी कर लें। आप यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखें, ये आपके डिफरेंट क्वेश्चन है। आप ये कर लिया तो आप ये ना करें, इसमें से एक कर लें, एक ना करें, जो मिलते जुलते हैं उसमें से एक करते जाए, बाकी छोड़ते जाए, एक करते जाए, बाकी छोड़ते जाए, ठीक है ना? आइडिया लेते जाएं कि जी। किस तरह से मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अगर आप एक एक करके बैठेंगे तो भाई ये तो 150 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो कैसे करोगे? नहीं होंगे, टाइम ही नहीं है इतना। सर और हाँ, ये या तो जो थ्योरम्स हैं, जो जी, बुक में, जो ये जो एक्सरसाइज में जो थ्योरम्स हैं, सर ये आते हैं थ्योरम्स? नहीं आते हैं। थ्योरम्स के सर प्रूफ जैसे वगैरह नहीं सैंडविच। पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते। हाँ, अगर पूछ लिया जाए तो उसकी डेफिनेशन पूछ ली जा सकती है कि रोज थ्योरम की आप क्या करें, आप स्टेटमेंट लिख के दिखाएं, या ओ ये हो सकता है कि भाई ये क्वेश्चन है, इस पे रोज थ्योरम अप्लाई करके दिखाएं।
सर प्रॉपर तरीके से तो थ्योरम नहीं आएगा ना सर। नहीं आएगा कि थ्योरम को प्रूव करके दिखाएं कि ये कैसे होता है, इस तरह से मेरे ख्याल में आप नहीं, ये नहीं कि बिल्कुल आ नहीं सकता, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि 95% तक चांसेस होते हैं कि वो नहीं आएगा, उस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसमें हमेशा आपसे यह स्टेटमेंट पूछी जाएगी या उसकी एप्लीकेशन पूछी जाएगी कि आप उस पर अप्लाई करके दिखाओ, ये नहीं कहा जाएगा कि आप उसको प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, जी ऐसा भी नहीं है कि भाई नहीं आ सकता, लेकिन 95% आप चांसेस दे सकते हो कि आपसे ये नहीं पूछा जाए। 95 से भी आप 98 तक जा सकते हो कि ये चीज आपसे पूछी नहीं जा सकती। हाँ, कभी कभी अगर क्लास से गुस्सा हो टीचर को तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, वो आप भी समझते हो। अगर बात जिद की हो तो फिर जब टीचर को लगे कि मैंने इनमें से किसी को फेल, इतनों को फेल करना है कि ये रोते रहे, तो फिर इस तरह का सीन हो जाता है, वरना नहीं होता। अच्छा अब ये आपको पता है कि आपने क्लास में टीचर के साथ किस तरह का बिहेवियर है या फिर किस तरह का सीन है, तो उस तरह का कोई हो तो तब जाके इस चीजें इस तरह की प्रेप जो अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं वो दे दी जाती हैं। समझ में आ रही है? अच्छा वरना वो चीजें नहीं पूछी जाती, एप्लीकेशन पूछी जाती हैं। क्वेश्चन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस पे रोल्स थ्योरम अप्लाई करो, मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करो, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाई करो। तो वो कहानी इस तरह से हो सकती है, या फिर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या क्यों कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये नहीं कहा जाएगा कि आप उसको प्रूव करके दिखाएं। ठीक है, जी जी सर। ये थ्योरम्स आपको हेल्प करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और तो आप उसको एप्लीकेशन की तरह लेके चलें कि आप एक सब्जेक्ट भी इसी तरह का लेके, अब सब्जेक्ट मैटर करता है ना। आप कोई सब्जेक्ट भी इसी तरह का है जिसमें है इस थ्योरम टाइप सारी कहानी, तो उसमें तो आपको थ्योरम पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट इस तरह का नहीं है जिस तरह से आप ये मान के जा रहे हो कि थ्योरम्स आएंगे। थ्योरम्स ये इस तरह का सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ये चीज वेरी करती है। ठीक है ना? अगर 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 आप ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं या फिर और इस तरह का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें सारे थ्योरम्स ही हैं, तो फिर तो आपसे थ्योरम पूछे जाएंगे। और यहाँ पर ये एप्लीकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन है, सब्जेक्ट है, तो आप इसमें एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस करें, मतलब उन क्वेश्चन को सॉल्व करना उस मेथड के हिसाब से जो उसने थ्योरम में बताया। क्या ख्याल? अच्छा जी, तो अगर आप एक एक करके बैठेंगे तो भाई नहीं होंगे, और ना ही इतना आपके पास टाइम। जिस तरह से हम क्लास में 2-3 क्वेश्चन करते हैं और 2-3 क्वेश्चन उसके मिलते जुलते आप कर लें, उनको देख लें, और 1-2 आप कर लें और नेक्स्ट भी चले जाएं। ऐसे नहीं है सारे करते रहेंगे तो ना कोई और सब्जेक्ट रह जाएगा और इस पे भी इतना महारत नहीं रहेगी। अगर ऐसा करना हो तो फिर आपने स्टार्ट से ही काम करना होता है। जैसे ही क्लासेस स्टार्ट हुई और स्टार्ट से ही अगर आप इस तरह का काम चाहते हो, तो फिर आप जिस तरह से क्लास स्टार्ट हुई और जिस तरह क्लास में चल रहा है उसके साथ साथ उसको लेके चलते रहे, तो फिर तो होती है बात, तो फिर तो काम ठीक है। लेकिन ये जो टाइम है, इस टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इस तरह का काम करो और फिर इस तरह से काम, ये सब्जेक्ट भी आपका इतना अच्छा नहीं रहेगा और बाकी भी आपके बहुत चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, ये भी आप पूरा नहीं कर पाओगे क्योंकि इतने क्वेश्चन होते हैं। आप खुद देखते हो कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 मिनट लग जाते हैं, कभी कभी ज्यादा भी लग सकते हैं। तो इतना टाइम किसके पास है जिसमें एक एक्सरसाइज में 200 क्वेश्चन है, तो कब होंगे ये? सिर्फ आइडिया जी लेना है कि किस तरह से करनी है। ठीक है, जी और बाकी साथ साथ चलते रहे जिस तरह से हम चल रहे हैं। तो अगर आप देखिए ना, अब मैं तो सिर्फ यहाँ पर कितना पढ़ाता हूँ, 2-4 क्वेश्चन होते हैं और ये भी साथ साथ में आप नहीं करें तो इसका मतलब ये हुआ क्लास में तो एक करवा दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि पूरी एक्सरसाइज करें। जी तो मेरे साथ आप नहीं चल पा रहे तो उधर कैसे चलेंगे? तो उधर भी तो यही सीन होगा। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि भाई सारे क्वेश्चन कर देंगे और हम पहुंच जाएंगे? ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी तो ये आप डिसाइड कर लें कि आपको क्या करना है, लेकिन इस तरह से आप नहीं पहुंच पाओगे। इस तरह से आपका बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी नीचे ही चले जाएंगे, क्योंकि सिर्फ आपको ये कैलकुलस 1 तो नहीं पढ़ना है ना, बाकी भी तो 4 सब्जेक्ट होंगे, 5। कितने सब्जेक्ट हैं आपके? 6 सब्जेक्ट है। तो फिर बाकी बहुत टाइम देना है ना, सिर्फ यही तो नहीं है।
लेकिन ये है कि अगर आप जी। इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो कैलकुलस 1 कैलकुलस 2 आपका आसान हो जाएगा, रियल एनालिसिस 1 रियल एनालिसिस इस पे बेस तकरीबन 4 से 5 सब्जेक्ट हैं जो आपने बीएस मैथ में पढ़ने, 4 से 5 सब्जेक्ट जो अच्छा। इसी पे एग्जैक्टली प्योर इसी पे बेस करते हैं कैलकुलस पे। तो अगर इसको अच्छे कर लेंगे तो वो आपके ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। अच्छा। बट ये नहीं है कि बस साथ साथ थोड़ा कर लें, इतना भाई जो पढ़ाया एक क्वेश्चन मैंने करवाया एक आप उसके रिलेटेड आप खुद अपने हाथों से कर लें। तो मेरे ख्याल में अगर आपने उस सब्जेक्ट को समझ उसका उस टॉपिक को उस मेथड को समझ के एक क्वेश्चन खुद से कर लिया तो वो भी आपके लिए इनफ हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़े टाइम में ज्यादा काम कवर करने की कोशिश करोगे तो फिर होगा क्या, फिर चीजें भूल जाएंगी। जी। आप एक दिन में एक चैप्टर करोगे ना तो इसका मतलब ये है कि आपने वो सिर्फ चीजों को एक बार देखा है, जब एग्जाम में देखा जाओगे ना तो वो चीजें आधे से ज्यादा खुद ब खुद भूल जाएंगी, क्वेश्चन को देखते ही भूल जाएगी कि हुआ क्या है, करना क्या है। जी। एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके किया होगा ना तो वो नहीं भूलेगा। चीजें हमेशा जब ज्यादा मिक्स होती हैं तो तब चीजें भूलती हैं, थोड़े टाइम में ज्यादा चीजें याद करने की कोशिश की जाती है तो तब चीजें भूलती हैं। परेशान हो गए? नहीं। परेशान नहीं होना, थोड़ा थोड़ा काम कर देना तब भी हो जाएगा। लेकिन काम करना है भाई, काम छोड़ना है, छोड़ने अब देखिए ना जिसने छोड़ा है, जिसने 2 से 3 लेक्चर भी छोड़े हैं उसको कख भी नहीं समझ में आएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। जी। तो उसको टेंशन होगी भाई ये तो इतना मुश्किल सब्जेक्ट है, बोरिंग सब्जेक्ट है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ईमान से देखें तो अगर हम एक क्वेश्चन दिल से करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन हमें समझ में आ जाता है कि क्या करना है, किस तरह से करना है। जी। थोड़ा सा आप जहन से एक क्वेश्चन को एक मैथड, बेसिकली मैथड तो इसमें सिर्फ एक ही चल रहा है ना। ये देखें जो कब से स्टार्ट हुए तो इस एक्सरसाइज में जब से आए सिर्फ कहानी क्या चल रही है, फर्स्ट डेरिवेटिव लें, उसके क्रिटिकल पॉइंट निकालें, सेकंड डेरिवेटिव लें, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालें और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करते चले जाएं। इससे ज्यादा कुछ नया पढ़ा है हमने? कुछ भी नहीं है। बस क्वेश्चन थोड़े बहुत आगे पीछे हो रहे हैं। अगर आपने मेथड समझ लिया, डेरिवेटिव वगैरह तो सबको आते हैं, बस उसको एडजस्ट करना नहीं आएगा कि भाई अब यहाँ से क्या करना, ये पता चलेगा क्या करना है वो जी। तो आप खुद ही कर लोगे। आपको कह दिया जाए कि इसके डेरिवेटिव लो, आप डेरिवेटिव ले लोगे। आपको कह दिया जाए कि ये करें, आप वो कर लोगे। काम करना सारा आता है, सिर्फ आपको ये नहीं पता कि करना क्या है। अगर वो प्रोसीजर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन सब सॉल्व कर लोगे सारा। जी। तो थोड़ा कर लें लेकिन कर लें, बेस्ट रहेगा। ठीक है ना? स्किप करेंगे तो टेंशन होगी आपके लिए। हमने तो टेंशन भोग ली, जो भी थी हमारे पास हो गया, हमने तो कर ली। अब आपके हाथ में है, आप क्या चाहते हो। अब किसी के पास भी अब देखिए ना, अब हम भी क्लास में इतने सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप फ्री होके तब भी आप मुझे एक दिन में ये सारे क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज ये 4.4 है ना, ये आप मुझे एक दिन में करके दिखा दें, सारे क्वेश्चन पता चल जाएगा। नहीं होंगे आपसे टोटल क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज के, इतने क्वेश्चन हैं। तो बस हिंट लें उसको कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, 2-4 क्वेश्चन करें और नेक्स्ट मूव कर जाएं। ठीक है? तो इस तरह से सिलेबस कवर होगा, वरना नहीं होगा। वरना वही केस रहेगा कि 5 चैप्टर हैं, 2 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। यही सीन होगा। और उसमें भी आप सारे भी कर लोगे तब भी काम नहीं बनेगा। अब कौन सा क्वेश्चन किया जाए? 32। 32। तो इसकी डोमेन चेक करो। जब भी कोशेंट फंक्शन आते हैं ना, मतलब रैशनल फंक्शन, ऊपर भी कोई फंक्शन है नीचे भी इस तरह के ये जो फंक्शन आते हैं, इसकी फंक्शन की डोमेन, इसकी डोमेन लेके इनका इंटरसेक्शन किया जाता है। ये वही कहानी चैप्टर 1 में आ गई डोमेन में।
दोनों फंक्शन की डोमेन निकालो, उनका इंटरसेक्शन निकालो, जो उनकी कॉमन डोमेन होगी ना वो उस फंक्शन की डोमेन होगी। बात आ रही समझ में? जी तो जो उनकी कॉमन डोमेन होगी, जो दोनों में कॉमन डोमेन होगी, वो उनकी आपकी डोमेन आएगी आपके पास। अच्छा देखें, ये जो फंक्शन है ऊपर वाला, इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन निकाल, जब भी स्क्वायर रूट की बात, जब भी स्क्वायर रूट की बात आती है तो उसकी डोमेन इस तरह से निकाली जाती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, जी तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर का आंसर लेस देन, एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का आंसर 1 से छोटा रहेगा तो डोमेन आपका रिजल्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। क्या ख्याल है? ऐसा ही है। अच्छा अगर ऐसे ना जी समझ में आए तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का जो मेथड होता है, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को विच इज इक्वल टू 0, तो एक्स क्या आ जाएगा, +-1। इंटरवल्स बना लो, नेगेटिव इन्फिनिटी। ये तो पुराना काम है, ये मैं सिर्फ आपको हिंट के लिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये मैं just आपको बता रहा हूँ कि ये आप भूल चुके हो कि इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज किया, वहां से एक्स निकाला +-1, तो -1 + 1, इसमें से कोई अपनी मर्जी से पॉइंट उठाओ, जो इसको सेटिस्फाई कर देगा वो इसकी डोमेन बन जाएगा। क्या ख्याल है? अच्छा तो नेगेटिव इन्फिनिटी और -1 के दरमियान कोई पॉइंट उठाओ। -2। -2, तो -2, तो 1 माइनस इंटू -2 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 - 4 विच इज इक्वल टू -3। सो क्या -3 जो है 0 से बड़ा है? है बड़ा या नहीं बड़ा? क्या क्या होगा? इतनी मुश्किल बात तो आपसे नहीं पूछी है मैंने। छोटा है नहीं, छोटा है, तो ये बात गलत है, तो ये डोमेन नहीं होगी। अच्छा नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान कोई, सॉरी, -1 और +1 के दरमियान कोई पॉइंट उठाओ अपनी मर्जी से। 0 0, तो 1 - 0 विच इज इक्वल टू 1, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये बात ठीक है या गलत है? जी ठीक है तो ये आपकी डोमेन होगी। अब 1 से इन्फिनिटी तक कोई और पॉइंट ले लो, 2 2, तो 1 - 4 विच इज इक्वल टू -3 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये बात ठीक है? नहीं नहीं, तो ये गलत है, तो ये डोमेन नहीं होगी आपकी, डोमेन -1 to +1 होगी सिर्फ। अच्छा तो ये ऊपर वाले फंक्शन की डोमेन क्या होगी? -1 to नेगेटिव +1। नीचे वाला एक पोलिनोमियल है विद डिग्री 1, तो इसकी डोमेन क्या होगी? पूरी रियल लाइन पूरी रियल लाइन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? -1 to +1 -1 to +1, कॉमन पार्ट ये आएगा। लेकिन एक और पॉइंट इसमें मिस होगा, क्योंकि इसको 0 करो, 2x + 1 विच इज इक्वल टू 0, सो x विच इज इक्वल टू -1/2। -1/2 पे भी आपको आंसर नहीं मिलता है, ऐसा ही है ना? अगर -1/2x लेंगे तो ये 0 आएगा, 1/0 इन्फिनिटी, तो फिर भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो आपकी डोमेन क्या होगी? आपकी डोमेन होगी -1 to 1/2 नेगेटिव का, और -1 to 1 पॉजिटिव का। ये डोमेन वो होगी आपकी इस फंक्शन की। अच्छा बात आ रही समझ में? जी डोमेन का आइडिया हुआ कि डोमेन क्या होगी इसकी। जी बाकी काम आपका पुराना ही है, जो हम पहले से करते आ रहे हैं। डेरिवेटिव लो, ऊपर वाले के क्वेश्चन टूल लगा रहे हैं ना,
क्या ख्याल है? जी तो नीचे वाला सेम, तो 2x प्लस 1 सेम, और उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का। क्या आएगा 1/2 भाई? 1/2 और 1 1 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फर्दर डेरिवेटिव क्या आएगा? -1/2 -2x। क्या ख्याल है? -2 1 का 0 और 2x का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x और नेगेटिव साथ में आ गया। अब माइनस फार्मूले वाला, अब इसको चलो ठीक है। अब ये सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 क्या आएगा? 2 2 आएगा। सो अब इसको अरेंजमेंट कर लो। ये 2x प्लस 1 होल का स्क्वायर, आप इसका एलसीएम लेके इसको नीचे ले आओ। क्या हम कर सकते हैं? ये 2 से कट जाएगा। जी इसका एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या ख्याल है? और इसको नीचे लिख रहा हूँ, जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल में व्हाइट बोर्ड यूज कर लें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। क्या ख्याल है? क्या यहीं पे काम कर, गड़बड़ ना हो जाए? क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है। चलो, ये माइनस एक्स 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? -2x। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? जी -2x और -2x स्क्वायर और -x, ये बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? -2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ख्याल है? ये इसकी स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट मिलकर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएंगे ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही बात? जी सर आ रही है। सो इसको मल्टीप्लाई करो तो -2x स्क्वायर -x -2 +2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल का स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कट गए। क्या ख्याल है? जी बाकी क्या रह गया? -1 ये रह गया आपका -x -2 डिवाइडेड बाय ये आपका 2x प्लस 1 स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का अभी तक आया है। जी अब फर्स्ट डेरिवेटिव आया तो आप क्या करेंगे? जीरो को इक्वल पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। जी क्या ख्याल है? तो ऊपर वाले को जीरो को इक्वल पुट करते हैं, नीचे वाले को भी जीरो को इक्वल पुट करते हैं। -x -2 which is equal to 0, so x which is equal to -2। -2 ये तो हमारे डोमेन में भी नहीं है। ऐसा ही है ना? जी हमारे डोमेन में ये नहीं है। हमारे डोमेन तो -1 से +1 है, और उसमें भी एक पॉइंट और निकाला हुआ है -1/2। so, अब ये आ गया तो इससे तो आपको वही निकलेगा 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, सो x विच इज इक्वल टू -1/2। ये भी हमारे डोमेन में नहीं है। ऐसा ही है। जी क्या ख्याल है? अब ये आ गया तो यहां से क्या निकलेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 0, सो x विच इज इक्वल टू +-1। तो मिल मिला के वही एंड पॉइंट्स आए हैं, और कोई कहानी नहीं है। जो हमारे इंटरवल्स के एंड पॉइंट्स थे वही हमारे बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट बन रहे हैं, और कोई नया सीन नहीं बना इसमें। अच्छा अब वही डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग चेक कर लें, क्योंकि इसमें सेंटर में कोई वैल्यू अगर डिक्रीज अगर क्रिटिकल पॉइंट नहीं आती है तो फिर
डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग से पता चल, अगर इंक्रीजिंग है तो पहली मिनिमम वैल्यू, अगर यही होता है ना, अगर इंक्रीजिंग हो फंक्शन तो पहली मिनिमम वैल्यू दूसरी मैक्सिमम वैल्यू, और अगर डिक्रीजिंग हो तो क्या होता है, पहली मैक्सिमम वैल्यू दूसरी मिनिमम वैल्यू। यही केस होता है ना। जी। तो बस यहां पर आपका डेरिवेटिव कौन सा था, सॉरी डेरिवेटिव फंक्शन ये है। डोमेन आपकी क्या थी, माइनस -1 to -1/2, -1/2 to -1 -1/2 to 1। कोई पॉइंट लो इसमें से और इस डेरिवेटिव में चेक करो कौन सा पॉजिटिव देता है कि नेगेटिव देता है, कौन सा लेना पसंद करो। 1/2 तो 0.5 बनता है। 0.5 बनता है। है 0.6 या 0.7 0.6 या 0.7 कोई ले ले अपनी मर्जी से, -0.6 ले लें। -0.6 ले लें तो कैलकुलेटर उठाएं और पुट करें। अच्छा -0.6 तो ये क्या, इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। इस तरह सोच सकती हो ना कि ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। इसको पुट करके दिखाता हूँ आपको। ये हो जाएगा पॉजिटिव 0.6 -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू नेगेटिव 0.6 प्लस 1 इसका स्क्वायर और 1 माइनस, ये तो हमेशा से पॉजिटिव देंगे ना, ये स्क्वायर है, ये पॉजिटिव देगा ना। क्या ख्याल है, चाहे इनके अंदर नेगेटिव नंबर भी आ गया स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, क्या ख्याल है। जी। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी नेगेटिव देने से रहा, नेगेटिव तो इसने भी नहीं देना, इसने भी पॉजिटिव देना है। क्या ख्याल है, बाकी रह गया ये, ऊपर वाला पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा, नेगेटिव फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ऐसा ही है।